ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। तैयार है एक और मनी सेंट्रल। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज बहुत सारी खबरें हैं जो मनी सेंट्रल का हिस्सा है, लेकिन इससे पहले इससे भी जरूरी एक खबर है, वो है मनी 9 की हेल्पलाइन से जुड़ी। कल देश के जाने माने एक्सपर्ट राजेश तांबे हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। वो जवाब देंगे आपके शेयरों पे, आपके शेयर बाजार पर। शेयर बाजार में आपने कुछ खरीद रखा है, कुछ बेच रखा है, आप जानना चाहते हैं सीधे राजेश तांबे से, तो कल जुड़ेंगे आपके साथ 2 से 3। अपने सवाल भेजिए। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर है, ईमेल आईडी है, दोनों चीजें आपके पास हैं। आप अपने सवाल भेज दीजिए, नाम शहर का नाम भेज दीजिए, मोबाइल नंबर जरूर लिखिए जिससे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर पाए। ये आज की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबर थी आपके लिए। अब शुरू करते हैं आज का मनी सेंट्रल। अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू हो उससे पहले आप देखिए आज मनी सेंट्रल में खास क्या है, कौन सी खबरें आज इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत करेंगे भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के मुआवजे से। कब मिलेगा इन्हें मुआवजा? सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों नहीं बिक रहे देश में स्मार्टफोन, ये अंशुमान सर से समझेंगे। और शक्तिशाली हो जाएगा बिजनेस का पैन नंबर, आपका नहीं, बिजनेस करने वाले लोगों का पैन नंबर और शक्तिशाली होने वाला है। क्यों गिरती जा रही है परिवारों की बचत? आयकर विभाग हुआ और चौकन्ना। और घरों में काम करने वाली सीमा ने लिखी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक और चिट्ठी अरमानों की। क्या है उसके अरमान, क्या है उसकी मांग इस बजट से, ये जानेंगे आज हम मनी सेंट्रल के आखिरी चरण में, जहां हम बात करेंगे अरमानों की चिट्ठियों पर। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस कांड के पीड़ित 3 दशक से के बाद मुआवजे की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। मंगलवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष से कहा कि अगर आप खुद को कल्याणकारी राज्य बताते हैं तो मुआवजा देने के लिए आगे आना चाहिए, आपको अपनी जेब से भुगतान करना चाहिए। आखिर आप अतिरिक्त मुआवजे के लिए यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के भरोसे क्यों हैं? सर, ये फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उसका काफ़ी महत्व है भारत में टैक्स व्यवस्था और फिस्कल व्यवस्था के संदर्भ में। मामला ये था कि 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स थे उनको करीब 7,400 करोड़ रुपए का जो एडिशनल कंपनसेशन या अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना था, जिसका आदेश हो चुका था, उस पैसे को 2010 से आदेश है और 2010 से सरकार यूनियन कार्बाइड से उस पैसे की वसूली का इंतजार कर रही है और ये कह रही है कि जब तक यूनियन कार्बाइड वो पैसा नहीं देगी तब तक भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सरकार को यह याद दिलाया है कि वो वेलफेयर स्टेट है, वो कल्याणकारी राज्य है। यानी उसका कहने का मतलब है कि उसे यदि अपने नागरिकों को मदद देनी है तो इसके लिए वो दूसरे की मदद का इंतजार क्यों कर रही है। आप और वेलफेयर स्टेट का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट का इशारा यह था कि जब आप टैक्स लेते हैं और आपके पास बजट है तो आपको इनके मुआवजे की चिंता पहले करनी चाहिए और जिस कंपनी जो दोषी कंपनी है उससे वसूली बाद में होनी चाहिए। ये इसलिए इस खबर को आज हमने मनी सेंट्रल में शामिल किया क्योंकि आने वाले समय में मुआवजों को लेकर कई सारी बहसें भारत में खड़ी होने वाली हैं, अलग अलग वजहों से, पर्यावरण संबंधी वजहों से, निजी कंपनियों की गड़बड़ियों के कारण। ऐसी सारी परिस्थितियों में ये फैसला शायद आने वाले समय में नज़ीर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि यहां सुप्रीम कोर्ट ने वेलफेयर स्टेट को, सरकार को याद दिलाया है कि वो टैक्स लेती है तो मुआवजा देने की जिम्मेदारी पहली उसकी है, बाद में वो किसी से वसूल करे। भारत में स्मार्टफोन का बाजार सिकुड़ता जा रहा है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान इस बाजार में तेज गिरावट की आशंका है। नवंबर महीने के आंकड़े हमारे पास आए, स्मार्टफोन की बिक्री साल दर साल 43% गिर गई। अगर मासिक आधार पर देखें तो यह गिरावट 50% की थी, यानी कि 100 मोबाइल बिकते थे तो केवल 50 बिकने लगे। बाजार में कुछ और बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। मसलन कोरिया की कंपनी सैमसंग स्मार्टफोन बाजार की लीडर बनकर उभरी है। टॉप पहले पोजीशन पर काबिज हो गई है। बीते 5 वर्षों से चीन की कंपनी शाओमी का इस पर कब्जा था। एप्पल भी टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो रही है। सर, स्मार्टफोन बाजार की ये गिरावट समझी कैसे जाए? ये बात हम लगातार मनी सेंट्रल में अलग अलग संदर्भों से चर्चा कर रहे हैं और ये आंकड़ा हमारे सामने अभी आया। ये बता रहा है कि अप्रैल से दिसंबर के दौरान नवंबर तक के आंकड़ों में नॉन कोविड पीरियड, यानी कोविड के दौरान जब बाजार बंद थे, लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे, उसे छोड़ दिया जाए तो भारत के ताज़ा इतिहास में स्मार्टफोन आने के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है और मंथली आधार पर तो 50% गिरावट है। जैसा शुभम ने आपको बताया कि यदि सितंबर के महीने में 100 स्मार्टफोन बिके थे तो अक्टूबर के महीने में केवल 50 स्मार्टफोन बिके और सालाना आधार पर, सिक्वेंशियली आधार पर भी 43% की गिरावट है। ये गिरावट भारत के स्मार्टफोन बाजार में लोगों की घटती खपत क्षमता की तरफ इशारा कर रही है। कुछ मोटे आंकड़े भी हमारे पास हैं, जो आंकड़े
में अलग अलग एजेंसियों ने दिए हैं। कैनालिसिस का मानना है कि भारत में 2022 में केवल 160 मिलियन यूनिट्स के आसपास स्मार्टफोन बिकेंगे, जबकि 2021 में 165 मिलियन थे। पर बाकी एजेंसियों में आईडीसी का आंकड़ा काफ़ी कम है। आईडीसी का मानना है कि 160 मिलियन से घटकर 147-148 मिलियन के आसपास स्मार्टफोन की बिक्री रह जाएगी। काउंटर पॉइंट रिसर्च भी मान रही है कि 150 मिलियन के आसपास फ़ोन बिकेंगे। यहाँ दो बड़ी चीज़ें दिख रही हैं। सस्ते स्मार्टफोन की बिक्री लगातार घट रही है। स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने के कारण 2018 से पहले एक स्मार्टफोन जो 8 से 9 हज़ार रुपये में आता था वो 16-17 हज़ार रुपये में आया है, और इस वजह से सस्ते स्मार्टफोन की बिक्री घट रही है और इससे बाजार का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसा शुभम ने आपको बताया, क्योंकि महंगे स्मार्टफोन के ग्राहक कम नहीं हुए हैं, एप्पल या सैमसंग के महंगे स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहक कम नहीं हुए हैं, तो इसलिए बाजार में सैमसंग की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। यही वो नोटोरियस कुख्यात के शेप रिकवरी है जिसका जिक्र लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें दिख रहा है। कल हमने आपसे चर्चा की थी कि सस्ते मकान नहीं बिक रहे हैं, और आज हमें पता चल रहा है कि सस्ते स्मार्टफोन भी नहीं बिक रहे हैं। और स्मार्टफोन न बिकने का मतलब यह है कि भारत में इंटरनेट में प्रवेश का दरवाज़ा ऊंचा हो रहा है, उसमें आने वाले लोगों के लिए रास्ते रुक रहे हैं, क्योंकि इस इंटरनेट की दुनिया में आने के लिए लोगों का पहला दरवाज़ा भारत में स्मार्टफोन ही हुआ करता था। एक और इम्पॉर्टेंट सूचना यहाँ पर कि अगर आप इस बात को और बारीकी से समझना चाहते हैं और गहराई से समझना चाहते हैं, सस्ती कारें क्यों नहीं बिक रही, सस्ते घर क्यों नहीं बिक रहे, सस्ते स्मार्टफोन नहीं बिक रहे, ये आंकड़े हमारे पास लगातार आ रहे हैं, मनी सेंट्रल में हम आपको बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देश की जीडीपी के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, आपकी अपनी बचत के लिए, खपत के लिए इसका क्या मतलब है? तो आप एक इकोनॉमिकम है जो 4 सितंबर को आया था, आने से जिनके आए बाहर, इस इकोनॉमिकम को देख लीजिए, आपको सब कुछ, जितने आपके दिमाग में सवाल हैं सबके जवाब मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा है इस शो का, आप जाइए और इस शो को देख सकते हैं। सैमसंग लीडर बनेगी, ये आपको ऊपर की खबर में हमने बताया। अगली खबर जो सैमसंग के लिए अच्छी नहीं है, कस्टम ड्यूटी चुराने के आरोप में डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने सैमसंग इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट की माने तो नोटिस में डीआरआई ने सैमसंग से पूछा है कि कंपनी से ब्याज सहित 1728 करोड़ रुपए की रिकवरी क्यों ना की जाए। यह भी पूछा गया कि टैक्स चुराने के लिए कंपनी पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए, क्यों कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। सर, ये सारा मामला क्या था, किस मामले में ये जवाब पूछे गए हैं? भारत के मोबाइल स्पेस में ड्यूटी उल्लंघन के या आयात के उल्लंघन के मामले बढ़ रहे हैं। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भारत की मोबाइल कंपनियां पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आने वाले पुर्जों पर, खासतौर से चीन और कोरिया से आयात होने वाले पुर्जों पर आश्रित है। और वही मामला है जिसमें अब भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख मोबाइल फ़ोन कंपनी होने वाली सैमसंग फंसी हुई है। करीब 6,72,821 करोड़ रुपए के इम्पोर्ट के मामले में सैमसंग को कस्टम विभाग ने नोटिस भेजा है, डीआरआई ने नोटिस भेजा है, जो 1728 करोड़ रुपए का है। ये माना गया है, इस पूरे मामले में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को भी नोटिस भेजा गया है, जो इस कंपनी की कंसल्टेंट थी। ये माना गया है कि सैमसंग ने रेडियो हेड इक्विपमेंट्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस और कुछ और ऐसे उपकरण आयात किए जिनका सीमा शुल्क नियमों के तहत मिसक्लासिफिकेशन किया गया, यानी उन्हें जिस वर्ग में रखकर उन पर ड्यूटी लगाई जानी चाहिए थी उसमें कम ड्यूटी लगाई गई है। और ये मामले अब धीमे धीमे भारत के मोबाइल स्पेस में तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत में मोबाइल कंपनियां पूरी तरह आयातित पुर्जों पर निर्भर हैं। इस नोटिस में यह पाया गया कि 6,72,000 करोड़ रुपए का जो आयात हुआ है उस आयात पर सही ढंग से ड्यूटी नहीं लगाई गई, और इसलिए 1700 करोड़ रुपए की शुल्क भरपाई का नोटिस सैमसंग को भेजा गया है। विश्व व्यापार मंच यानी WEF ने अपनी वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा हालात में पूरी दुनिया के सामने जीवन जीने की लागत का संकट सबसे बड़ी चुनौती है। WEF ने रिपोर्ट में पर्यावरण बदलाव से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जियो इकोनॉमिक तनाव की वजह से पूरी दुनिया के सामने गहरा संकट पैदा हो गया है, और इसकी वजह से अगले 2 वर्षों के दौरान एनर्जी और फूड सप्लाई की दिक्कत बढ़ेगी, किल्लत बढ़ेगी, जो वैश्विक स्तर पर महंगाई को बढ़ावा दे सकती है। सर, महंगाई को लेकर रेखांकित किया है WEF की रिपोर्ट ने, क्या कहती है ये रिपोर्ट?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां पर अब भारत के भी और पूरी दुनिया के राजनेता जमा होंगे दावोस में, जिसकी शिखर बैठक होने वाली है। आमतौर पर इसी समय होती है जनवरी में, जहां विश्व की आर्थिक परिस्थितियों के मामले में चर्चा होगी और भविष्य की योजनाएं तय की जाएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहली बार एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट आमतौर पर वर्ल्ड बैंक, IMF या यूनाइटेड नेशंस से आने वाली रिपोर्ट्स की तुलना में बिल्कुल फ़र्क है और एक दूसरे तरीके से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को देखने की कोशिश करती है। इसका नाम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में आने वाले समय में कौन से खतरे हैं, और इन्हें WF की रिपोर्ट बड़े विस्तार से रेखांकित करती है। अगले 2 साल और 10 साल 2 कैटेगरीज में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जोखिमों की सूची बनाई है, जो हमारे आप सबके लिए जानना ज़रूरी है, जो किसी न किसी तरह से अर्थव्यवस्था के किसी न किसी हिस्से से जुड़े हुए हैं, उससे बाहर नहीं है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है वो ये कहा है कि पूरी दुनिया में, उसमें भारत भी शामिल है, दुनिया में देशों की ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ने वाली है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने वाली है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करते रहे। इकोनॉमिक में एक और संदर्भ में हम बात कर चुके हैं। दुनिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने वाली है क्योंकि कमोडिटीज़ और खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ने के कारण एक बड़ी आबादी महंगी ज़िंदगी जीने को मजबूर होगी। विश्व बैंक और यूनाइटेड नेशंस इससे पहले बता चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने के कारण एक बड़ी आबादी गरीब हो जाएगी इस साल, जो उसकी ज़िंदगी जीने की जो लागत है उसमें बड़ा इजाफा होने जा रहा है। दूसरी बड़ी रिस्क बताई है नेचुरल डिज़ास्टर्स की, जो दूसरी सबसे बड़ी रिस्क है। चूँकि मौसम ख़राब है और एक्सट्रीम वेदर है, तो दुनिया में नेचुरल डिज़ास्टर्स होंगे जिनका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके अलावा राजनीतिक और रणनीतिक टकराव, क्लाइमेट चेंज के असर, सामाजिक समरसता में टूटन, ये 2 साल में आने वाली चुनौतियां हैं दुनिया के सामने। इन्वायरमेंटल डैमेज और साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी, नेचुरल रिसोर्सेज का संकट और लार्ज स्केल इनवॉलंटरी माइग्रेशन, यानी बहुत सारे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना पर्यावरण कारणों से या राजनीतिक कारणों से, ये बड़ी घटना है। और इन सबके अपने अपने इकोनॉमिक्स हैं, इनका सबका अपना अर्थशास्त्र है, इनकी सबकी की असर आपकी ज़िंदगी जीने की लागत पर, उत्पादों की कीमत पर पड़ती है। पर इसमें अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ से देखें तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की क्राइसिस एक दिखती है और पर्यावरण से होने वाले नुकसान है। आप इस खबर को सुनते हुए जोशीमठ के दृश्य याद कर सकते हैं, जहाँ हमें एक बना बनाया पूरा शहर सिर्फ उजड़ता दिख रहा है पर्यावरण के नुकसानों के कारण। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी इस रिपोर्ट में शुभम 10 साल के खतरों की भी सूची दी है, जो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि निवेश, व्यापार, कारोबार सब कुछ 10 साल 15 साल के निवेश के आधार पर किया जाता है। यहाँ आश्चर्यजनक रूप से अगले 10 साल में जो सबसे बड़े रिस्क हैं 3 दुनिया के सामने, वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़े जो। और ये चिंता की बात इसलिए भी क्योंकि हम जोशीमठ का इशारा कर रहे हैं, बाकी देश के अन्य हिस्सों का इशारा कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने माना है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने की क्षमताएं दुनिया के देशों के पास नहीं है, एडाप्टेशन नहीं है बदलते मौसम के आधार पर, और नेचुरल डिजास्टर और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बड़े पैमाने पर बायोडायवर्सिटी का नुकसान करेंगे, और इसका असर बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन और प्रवास के तौर पर नजर आएगा, जो अभी हम पहाड़ी इलाकों में देख रहे हैं। देश के शहरों में हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पिछले 4 वर्षों में नेशनल क्लीन एनर्जी कार्यक्रम के तहत 6,897 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन शहरों में हवा के प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें कहा गया कि देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं। इसके बाद नंबर आता है मुरादाबाद का, वाराणसी का, जोधपुर का, हावड़ा का, मंडी गोविंदगढ़ का, आसनसोल और कोलकाता का। सर, क्या था ये पूरा मिशन और ये असफल होता क्यों दिख रहा है? शुभम, पर्यावरण को लेकर हमारी चिंताओं का और राजनीतिक रूप से चिंताओं का जो पाखंड है, इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आपको यहीं दिखता है। जिस समय इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भारत में नोएडा में ऑटो एक्सपो शुरू हो चुका है और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चर्चा करते हैं पर्यावरण में को प्रदूषण से मुक्त कराने की दृष्टि से। यहाँ पर्यावरण की खबर सरकार के एक मिशन की खबर है। ये मिशन सरकार ने लॉन्च किया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसको एनकैप कहते थे। इसे 131 में से केवल 49 शहरों में लागू किया गया। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केवल 38 शहरों ने अपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ उन अनुबंधों का साइन किया जिसमें उन्होंने ये वचनबद्धता या संकल्प जाहिर किया हो कि वो अपने यहाँ हवा का स्तर या पॉल्यूशन का स्तर ठीक करेंगे। ये तो थी स्वीकार्यता, ये तो था इनके आगे आने की स्थिति कि ज़्यादातर शहर तो समझ ही नहीं पाए कि उनको हवा की गुणवत्ता ठीक करने के लिए, लोगों के फेफड़ों में जहर भर रहा है, उसे कम करने के लिए क्या करना होगा। उनमें से अधिकांश शहरों में ये कार्यक्रम लागू नहीं हो पाया।
एनकैप ने देश के 132 सबसे भयानक प्रदूषित शहरों को इसमें शामिल किया था, जिनमें से 38 शहरों ने अपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत अपने लक्ष्य और हवा की गुणवत्ता ठीक करने के लक्ष्यों पर दस्तखत किया था। शर्त यह थी कि एनकैप यहाँ पर 2020 तक पॉल्यूशन के लेवल को और जो पार्टिकल्स की संख्या है उसमें करीब 20 से 30% की कमी करेगा, और 2017 से ये कार्यक्रम 2017 के प्रदूषण स्तर को आधार मानकर लागू किया जाना था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना हमारे लिए ज़रूरी है इस कार्यक्रम में कि ये सब करने के लिए सरकार ने हमारे पर टैक्स भी लगाया था, और जीएसटी आने से पहले भारत में क्लीन एनर्जी सेस और क्लीन एयर सेस के नाम से एक सेस भी लगाया गया था, जो बाद में जीएसटी के कंपेंसेशन सेस का हिस्सा बना दिया गया था। यानी हमें स्वस्थ हवा, साफ सुथरी हवा देने के लिए सरकार ने योजना बनाई, उस योजना को चलाने के लिए उस पर टैक्स लगाया, वो टैक्स हमने अपनी जेब से चुकाया, बाद में वो जीएसटी के कंपेंसेशन सेस का हिस्सा बन गया, पर ना तो हवा शुद्ध हुई ना शहर शुद्ध हुए। हम वहीं खड़े हैं 2017 में, इस मिशन के बाद 2022 में, जहाँ से शुरू हुए थे, और शायद गुणवत्ता हवा की और ज़्यादा उससे ख़राब हो चुकी है। ग्रामीण स्तर पर क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेशन मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट समितियों के लिए नए नियम लागू करें। देश में ग्रामीण इलाकों में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट समितियों के 13 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं और इन्हें ग्रामीण स्तर पर क्रेडिट के लिए आधारभूत इकाई माना जाता है। सरकार ने इस तरह की नई सोसाइटीज़ के लिए नए नियम इस साल मार्च तक लागू करने का लक्ष्य रखा है, जबकि पहले से चल रही सोसाइटियों के लिए नए नियम अलग अलग चरणों में लागू किए जाएंगे। सर, क्या है ये नए नियम? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिनको हम पैक्स कहते हैं, ये भारत में ग्रामीण इलाकों में कर्ज के वितरण का एक बड़ा नेटवर्क है। सरकार ने पिछले 2-1 साल में कोऑपरेटिव सेक्टर में सुधार के कई सारे महत्वपूर्ण उपाय शुरू किए हैं, जिनमें ये शायद सबसे बड़ा सुधार होने वाला है। देश में करीब 95,000 पैक्स हैं शुभम, जिसमें से 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ सक्रिय मानी जाती हैं, और इनमें केंद्र सरकार ने यह भी लक्ष्य रखा है कि पैक्स की संख्या 3 लाख की जाएगी 2 साल में। ये जो नया कानून आया है, जिस नए कानून को राज्यों को दिया गया है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैनेजमेंट में राज्य बराबर के भागीदार हैं, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए बहुत सारे नए काम खोले जा रहे हैं। यानी वो लगभग किसी सामान्य सरकारी संस्था जैसा या किसी सार्वजनिक संस्था जैसा काम कर सकेंगी। करीब 25 नए ऐसे इलाके इस प्रस्ताव में रखे गए हैं, ऐसे क्षेत्र रखे गए हैं जहां पर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करेंगी। बीज में, फर्टिलाइज़र में, पेस्टिसाइड्स की बिक्री करेंगी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से अब बीज, फर्टिलाइज़र और दवाएं, कीटनाशक दवाएं बेची जाएंगी। फिशरी, डेयरी, पोल्ट्री फार्म मशीनरी और इम्प्लीमेंट्स की बिक्री करेंगी और उनकी आपूर्ति करेंगी। वो अपने यहाँ जन सेवाओं को उपलब्ध कराने के केंद्र चलाएंगी। पुष्प कृषि में, मछली पालन में, मधुमक्खी पालन में, सिल्क प्रोडक्शन में की व्यवस्थाओं में काम करेंगी। आमतौर पर ये काम अभी तक क्रेडिट सोसाइटीज़ को नहीं दिए जाते थे। इसके अलावा उन्हें फूड ग्रेन्स के प्रोक्योरमेंट का काम भी सौंपा जाएगा, एमएसपी पर, यानी समर्थन मूल्य पर गेहूं के खरीद की या अनाज के खरीद का काम भी सौंपा जाएगा। कुछ राज्यों में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ ये काम पहले से कर रही हैं, और इसके अलावा फसलों से जुड़े काम होंगे। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इन सुधारों को लागू करें, और कुछ राज्यों ने शायद इस मामले में केंद्र सरकार के साथ आगे आकर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए नए नियमों पर दस्तखत करने शुरू कर दिए हैं। अब खबरें बजट से जुड़ी। पेन है तो सब कुछ होगा, ऐसी ही कुछ तैयारी सरकार इस बार के बजट में कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक किसी बिजनेस से जुड़े तमाम लेन देनों के लिए अब सिर्फ पैन कार्ड काफ़ी होगा, पैन नंबर काफ़ी होगा। इसके लिए फाइनेंस एक्ट में जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। मकसद होगा पैन को कानूनी मान्यता देना। मौजूदा समय में केंद्र और राज्य के स्तर पर अलग अलग 20 तरीके के दस्तावेज या नंबर होते हैं, जिनकी जगह एक पैन नंबर ले लेगा। सर, बिजनेस पैन में बदलाव की ज़रूरत क्यों है? ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जब बजट आएगा तो वित्त विधेयक में इसका एक प्रावधान आएगा, जिसमें कि लीगल बैंकिंग प्रावधान के तहत बिजनेस पैन को इकलौता और सबसे महत्वपूर्ण केवाईसी माना जाएगा। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि कंपनियों को और यूनिट्स को अलग अलग जगह अपना बैंकों में जाकर अपने आप को पंजीकृत कराने के लिए, सरकारी स्कीमों में पंजीकृत कराने के लिए बहुत अलग अलग तरीके की पहचानों का केवाईसी का इस्तेमाल करना होता है। ये केवाईसी आपकी और हमारी आम लोगों की केवाईसी से अलग होती है, क्योंकि हमारे पास हम जिस केवाईसी को कराते हैं वो इंडिविजुअल केवाईसी है, और ये कारोबारों की, बिजनेस की, दुकानों की, फैक्ट्रियों की केवाईसी है। अभी फिलहाल जो परिस्थिति, जैसा शुभम ने आपको बताया कि लगभग 20 अलग अलग तरीकों से पंजीकरण किया जाता है, तो इसमें
GSTIN है, जो कि GST का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। टैक्स फेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको टिन कहा जाता है। इसके अलावा टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर है, जो लोग TDS काटते हैं उनको एक अलग से नंबर मिलता है। इसके अलावा एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस तरीके के कई सारे अलग अलग पहचान हैं जिनके जरिए कोई कंपनी जाकर बैंक में अपना खाता खुलवाती है और लीगली अपना काम करने के लिए लायक होती है। अब जो बिजनेस पिन जारी किया जाता है, बिजनेस पैन जारी किया जाता है, उसे एक निर्धारित और अंतिम सर्वमान्य KYC या पहचान के दस्तावेज के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। इंतजार रहेगा कि बजट में इसका प्रावधान कैसे हो। बस इसमें एक दुविधा है, जिस दुविधा के बारे में शायद वित्त मंत्रालय स्पष्टीकरण देगा अगर इसे बजट में शामिल करता है, कि पैन के जरिए आप यूनिट्स की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनियां अलग अलग तरीके से काम करती हैं, कर्मचारियों की संख्या अलग अलग होती है। तो शायद इसके प्रावधान करते समय वित्त मंत्रालय इस मामले में स्पष्टीकरण देगा। लेकिन बिजनेस पैन अब सारी कारोबारी गतिविधियों का और बैंक, खासतौर से कारोबारी बैंकिंग गतिविधियों का आधार हो जाएगा। परिवारों की बचत में बड़ी गिरावट आई है। भारतीय परिवार पहले जितना बचा रहे थे अब उतना नहीं बचा रहे हैं। ब्रोकिंग कंपनी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत 3 दशक के निचले स्तर तक टूट गई है और ये घटकर GDP के 4% बची है, जो वित्त वर्ष 21-22 के दौरान 7.3% हुआ करती थी। 21-22 के दौरान परिवारों की कुल बचत GDP का 12% थी। सर, शुद्ध वित्तीय बचतों की गिरावट पर इतनी चिंता क्यों होनी चाहिए? शुद्ध वित्तीय बचतें थोड़ा तकनीकी वर्ड है, लेकिन इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो वास्तविक बचत है जो कर्ज निकालकर व्यवस्था में पाई जाती है। और अगर आप माने कि भारत के 100 रुपए के GDP में ऐसी कर्ज रहित बचत जिसका इस्तेमाल देश के विकास में सरकार कर्ज के तौर पर या निवेश के तौर पर कर सकती है, वो GDP के अनुपात में घटकर केवल 4% रह गई है। बचतों को नापने के लिए, वित्तीय बचतों को नापने के लिए जो बड़ा पैमाना है, उस हिसाब से हम ये कहते हैं कि देश के GDP की तुलना में बचतें कितनी हैं, तो 12% है। पर वो 12% का आंकड़ा कर्ज को शामिल नहीं करता। यानी व्यक्तिगत स्तर पर, कंपनियों के स्तर पर, आम लोगों के स्तर पर जितनी कर्ज की देनदारियां उनको निकालने के बाद जितनी ऐसी बचत बचती है जिसके बदले कोई कर्ज नहीं चुकाना है, वो अब केवल 4% बची है। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर कर्ज का सबसे बड़ा पैमाना देखा जाए शुभम, तो वो सरकार का GDP, सरकार का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है या राजकोषीय घाटा है। वो अब इस समय भारत के लोगों की शुद्ध बचत से ज़्यादा हो चुका है। यानी सरकार का जो सकल राजकोषीय घाटा है वो 5.5-6% के आसपास है, और हमारे पूरे सिस्टम में जो वित्तीय बचतें हैं वो 4% के आसपास है। बचतों को लेकर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इस समय खुलकर सामने आ रही हैं, और इस समय ऐसे समय पर सामने आ रही जब बजट हमारे सामने खड़ा है और सरकारों ने पिछले 2-3 साल से बचतों को देने वाले प्रोत्साहन लगभग बजट से खत्म कर दिए हैं। और बचतों के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि आप Money9 का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए और Money9 के कार्यक्रम लगातार देखते रहिए, क्योंकि जो घट रहा है ये हम आपको बता चुके हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। इकोनॉमिकम है, आप देखिए, जिसका टाइटल था कि बचना है तो बचाने दीजिए। इसमें आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा कि क्यों गिर रही है परिवारों की बचत, बैंकों में डिपॉजिट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बैंकों सरकारों के बजट भूलते जा रहे हैं। ये तमाम सवाल थे जिनका जवाब अंशुमान जी ने इकोनॉमिकम में लिखा था और बताया था कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। अब तो बस आंकड़े आए हैं। पृष्ठभूमि कब तैयार हुई थी ये आपको इकोनॉमिकम में पता चलेगा। ये दूसरा इकोनॉमिकम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, और आप ये दोनों इकोनॉमिकम जरूर देखिए, आप अपडेट होइए। आज जो खबरें आ रही हैं इनसे, इनकी गहराई में क्या है, इनके अंदर क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको इकोनॉमिकम में पता चलेगा। अब जो खबर है वो है दिन की सबसे बड़ी खबर। अगर आपके बैंक खाते में 1 रुपया भी ब्याज आया तो इसकी जानकारी आपसे पहले आयकर विभाग के पास पहुंच जाएगी। जी हां, आयकर विभाग की ओर से जारी ताजा अधिसूचना यही कहती है। इस अधिसूचना के मुताबिक हर बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी भी वित्तीय संस्थान को जमाकर्ता के खाते में दिए जाने वाले ब्याज की जानकारी विभाग को देनी होगी। यह नियम 5 जनवरी से लागू हो चुका है। सर, सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है? ये काफ़ी अनोखा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है, जो बचतकर्ताओं के लिए चुनौती और सिरदर्द बनेगा। जो खबर अखबार में आई है उस हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि सारे डिपॉजिट होल्डर्स
को बैंक जो भी इंटरेस्ट देता है, भले वो इनकम टैक्स की लिमिट्स के भीतर है या बाहर है, उसकी जानकारी आयकर विभाग को बैंक की तरफ से देनी होगी। केवल जनधन अकाउंट इसमें शामिल नहीं है, बाकी हर तरीके के खातों को इसमें शामिल किया गया है। कोशिश ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोशिश ये है कि वो टैक्स का दायरा बढ़ाए, ज़्यादातर लोगों के सारे वित्तीय हिसाब किताब की जानकारी उनके पास होनी चाहिए। और ऐसा क्यों कर रहा है आयकर विभाग? क्योंकि अभी तक बैंकों के लिए नियम था कि अगर वो किसी व्यक्ति के खाते में 5,000 रुपये से ज़्यादा पर एक वित्तीय वर्ष में ब्याज देते हैं तो उसकी सूचना उन्हें आयकर विभाग को देनी होती थी। लेकिन अब 1 रुपये 2 रुपये का भी ब्याज अगर उनके खाते में पहुंच रहा है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। आयकर विभाग शायद ऐसा मान रहा है कि बहुत सारे लोगों के बैंक खातों में जो ब्याज जा रहा है उसकी पूरी सूचना उसके पास नहीं पहुंच रही है उनके रिटर्न्स के जरिए। और यहाँ से बैंकों के लिए एक नई चुनौती शुरू हो रही है ब्याज दरों की बड़ी मैसिव रिपोर्टिंग, ब्याज के भुगतान की बड़ी मैसिव रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ करने के लिए। सर, इससे टैक्स रियायतों पर भी कोई असर पड़ेगा? सरकार, फिर हम बचतों की अभी बात कर रहे थे और आप इससे पहले बचत की बात की थी। सरकार ने जितनी भी उपलब्ध बचतें हैं उन सारी बचतों पर टैक्स लगा रखा है। बचत की रियायत के बजाय हम बचतों पर टैक्स की परिस्थिति में आ गए, चाहे वो आप शेयर बाजार से होने वाले निवेश पर फायदे मान लें या बैंकों में मान लें। इससे सरकार ये पता नहीं कि बजट में बैंक बचतों पर में कुछ रियायत बढ़ाएगी, टैक्स रियायत बढ़ाएगी कि नहीं, लेकिन फिलहाल इस फैसले से जो मौजूदा स्थिति है उसमें कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट की एक धारा है 80 TTA और 80 TTB, ये 2 धाराएं हैं। इन 2 धाराओं के तहत आपको आपकी बैंक जमा पर जो ब्याज है उस पर टैक्स की छूट मिलती है। सामान्य लोगों के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए साल में 10,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स में छूट मिलती है, जो कि 80 TTA के तहत है। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें 50,000 रुपये तक की सभी तरीके के बैंक अकाउंट पर छूट मिलती है। इस नियम में फिलहाल बदलाव की कोई संकेत नहीं दिए गए और शायद अगर कोई बदलाव होगा भी तो उसे हमें बजट में देखना होगा। लेकिन बचतों पर आयकर विभाग की नज़र गहरी हो रही है और आयकर विभाग आपकी हर छोटी छोटी बचत को करीब से परखना चाहता है और जानना चाहता है कि बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है। और इसे और समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये फैसला इस समय क्यों आया है। उसकी वजह ये कि पहली बार लंबे समय के बाद 6-7 साल बाद भारत में बचतों पर ब्याज दरें अच्छी होनी शुरू हुई हैं। लोगों को थोड़ा बेहतर ब्याज मिलना शुरू हुआ है। पहली बार 8-9% का ब्याज दर मिलना शुरू हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सूचनाओं की दृष्टि से कोई भी चीज़ अपनी नज़र से ओझल नहीं होने देना चाहता, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक बैंकों की तरफ से लोगों के खातों में ब्याज के ट्रांसफर्स में बड़ी बढ़ोतरी होगी, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा 1.5 गुनी तक हो सकती है। और उसकी जानकारी आयकर विभाग अपने पास रखना चाहेगा। तो जमा करता है, अगर आप बचत करते हैं, आप ब्याज मिलता है आपको, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आयकर विभाग और चौकन्ना हो रहा है, हो गया है। अब मनी सेंट्रल झटपट। सीबीआई ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम कर रहे एक ऐसे गिरोह का फंडाफोड़ किया है जो किसानों से फसल खरीद से लेकर गोदामों में अनाज भंडारण और अनाज के वितरण तक घपला कर रहे थे। इस गिरोह में एफसीआई के कई अधिकारियों के अलावा एफसीआई को किराए पर गोदाम देने वाले कई कारोबारी और कई चावल मिल कारोबारी पकड़े गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में 74 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें 34 एफसीआई के अधिकारी हैं। आरोप है कि एफसीआई के अधिकारियों ने गोदाम और मिल मालिकों को टेंडर प्रक्रिया में फायदा पहुंचाने के लिए घूस लेते थे। कई जगहों पर अनाज खरीद सिर्फ कागजों में दिखाई जाती थी, गोदाम में अनाज पहुंचता ही नहीं था। ऐसे चल रही हैं सरकार की संस्थाएं। लगातार दूसरे साल जीरे के उत्पादन में कमी की आशंका की वजह से कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव जोरदार तेज हो गए हैं। भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। बुधवार को गुजरात में ऊंझा मंडी है एक, वहां जीरे का औसत भाव 31,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर दर्ज किया गया। पिछले एक महीने के दौरान ऊंझा मंडी में कीमतें 32% उछल गई हैं। जितना जीरा 100 रुपये में मिल रहा था, अब 132 रुपये में मिलने लगा है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन तेल के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को बंद करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से यह फैसला लागू हो जाएगा। बुधवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। मार्च तक टैरिफ रेट कोटा के तहत 20 लाख टन ड्यूटी फ्री सोयाबीन तेल आयात को मंजूरी रहेगी, लेकिन मार्च के बाद ये सुविधा नहीं होगी। हालांकि सूरजमुखी तेल पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की म्याद को मार्च के आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और सीमा सुरक्षा बल जैसे केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल
कि वे सुरक्षाकर्मी पुरानी पेंशन योजना के हकदार होंगे जिनकी नियुक्ति के लिए अधिसूचना नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले हो चुकी थी। भले ही उनकी नियुक्ति पेंशन योजना लागू होने के बाद हुई हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के इस फैसले को हालांकि ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। एक और खबर यह है कि स्टार्टअप की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसकी बहुत सारी खबरें हमने बहुत सारे मनी सेंट्रल में बताई हैं आपको। ताजा मामला यह है कि पेटीएम और नायका दोनों का शेयर आज शेयर बाजार में 9% तक टूट गया। कल कुछ ब्लॉक डील हुई और उसके बाद आज शेयरों का यह हाल हो गया है। सर, आपकी कोई टिप्पणी? दो खबरें महत्वपूर्ण है इसमें, हालांकि सारी खबरें महत्वपूर्ण हैं। हमने स्पाइसेस की इन्फ्लेशन की लगातार बात की है और जीरे में तेज़ी के कारण हमको भोजन की थाली में जो फूड इन्फ्लेशन उस पर दबाव देखने को मिलेगा। पर नई पुरानी पेंशन स्कीम की बहस में ये जो फैसला दिल्ली हाईकोर्ट का आया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें कई सारे ग्रे एरिया हैं, कई सारे ऐसे अंधेरे हिस्से हैं जिनमें शायद केंद्र सरकार को अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना होगा और इस बात की पूरी संभावना भी है कि शायद केंद्र सरकार इस मामले को लेकर ऊंची अदालत में भी जाएगी। इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि जो नई पेंशन स्कीम की अधिसूचना जारी हुई थी 1 जनवरी 2004 को, उससे पहले जिन लोगों की नियुक्ति के आदेश हो गए थे और पर लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत रखा जाए। अब इसे कैसे लागू किया जाएगा पिछली तारीख से, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर केंद्र सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी इसके अंदर कोर्ट ने की है जिस पर अभी हमारे पास सरकार का स्पष्टीकरण नहीं आया है कि जो CAPF हैं जिनका नाम अभी शुभम ने आपको बताया, अलग अलग जो केंद्रीय आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस हैं उन्हें आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन माना गया है। ये परिभाषा थोड़ी सी नए तरीके की परिभाषा होगी। इसका तकनीकी तौर पर क्या मतलब होगा और क्या केंद्र सरकार इस व्याख्या को मानेगी कि ये जो अर्धसैनिक बल हैं या इन्हें आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन माना जाएगा कि नहीं, इस पर स्पष्टीकरण का इंतजार रहेगा। और पेटीएम और नायका में ब्लॉक डील चलते चलते बाजार बंद होने तक ये पता चला कि ये दोनों स्टॉक्स में फिर बड़े निवेशकों ने बिकवाली की है। इसके बारे में और स्पष्ट जानकारी हमारे पास कल आएगी। लेकिन स्टार्टअप से निवेशकों का निकलना बाजार के भीतर, शेयर बाजार के भीतर और शेयर बाजार के बाहर जारी है। चलिए अब अंतिम चरण पे अरमानों की चिट्ठी। सोसाइटीज में के घरों में काम करने वाली सीमा ने वित्त मंत्री को अपने अरमान लिख भेजे हैं इस चिट्ठी के माध्यम से। क्या जरूरतें हैं उसकी, क्या अरमान है सीमा के, आप भी सुनिए इस चिट्ठी में। डाकिया आया, डाकिया आया। वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठी में आज आई है सीमा की चिट्ठी। वो हाउस हेल्प का काम करती हैं। तो आइए पढ़कर सुनाते हैं आखिर उन्होंने क्या लिखा है। मैडम जी नमस्ते, मेरा नाम सीमा है। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। अनपढ़ हूँ इसलिए ये चिट्ठी अपनी दीदी से लिखा रही हूँ जिनके यहाँ काम करती हूँ। उन्हीं से अपना दुखड़ा रोती रहती हूँ। हमारी दीदी स्कूल में टीचर हैं। वो खबरें देखती रहती हैं। उन्होंने बताया कि आप सरकार हैं, देश चलाती हैं और आप लोगों से सुझाव मांग रही हैं। इसलिए ये चिट्ठी बड़ी उम्मीद से आपको भेज रही हूँ। मैडम जी, हमें पैसे बहुत कम मिलते हैं। हमें तो पैसे तय करने तक का हक नहीं। हम काम वालियाँ किसी कानून के तहत नहीं आती। जिसका जितना मन हो पैसे दे देता है। हमें महीने के 30 दिन काम करना होता है। कोई भी छुट्टी नहीं देना चाहता। कुछ लोग तो बीमारी और छुट्टी लेने पर पैसे तक काट लेते हैं। दीदी, हमारे 3 बच्चे हैं। 2 को यहीं झुग्गी के स्कूल में भेजती हूँ। लॉकडाउन लगा तो ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी। मेरे पास कहाँ स्मार्टफोन, कहाँ इंटरनेट। पढ़ाई छूट गई। वो सस्ता स्कूल भी बंद हो गया। अब प्राइवेट स्कूल की फ़ीस का बोझ उठता नहीं। मैं अब रात 10 बजे तक सोसाइटी में काम करती हूँ। कम से कम एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च तो निकल आए। सरकारी स्कूल है ही नहीं आसपास। झुग्गियों में रहते हैं हम लोग। बिजली तो घूस देकर मिल जाती है, लेकिन हर साल 6 महीने में झुग्गी बदलनी पड़ती है। कहते हैं सरकार गरीबों के लिए घर बनाती है। एक पड़ोसी ने एप्लीकेशन लगवा दी, पैसे भी ले लिया,
लेकिन कुछ मिला नहीं। थोड़ी सी बचत थी, डूब गई। हमारी टीचर दीदी बता रही थी गरीबों के लिए मकान बने हैं, मगर शहर से बहुत दूर। दीदी काम यहाँ, रहायश उतनी दूर। दीदी, गरीबों के घर बनाते समय क्या सरकार कुछ नहीं सोचती? बताते हैं राशन फ्री मिलता है गरीबों को, लेकिन हमें तो राशन कार्ड भी नहीं मिला। एक ठेकेदार को घूस दी थी, लेकिन फिर भी नहीं मिला। मेरा पति मिस्त्री का काम करता है। हम दोनों कमाते हैं, तब किसी तरह शहर में जी पाते हैं। घर भी पैसा भेजना होता है। मैडम जी, हम जैसे गरीबों के लिए आप जो इंतज़ाम करती हैं, उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता। हर चीज़ का पैसा देना होता है, कोई सरकारी मदद नहीं मिलती। दीदी बताती हैं, आप चाहे जो कर सकती हैं। आपके यहाँ भी मेरी जैसी कोई ना कोई सीमा काम करती होगी, उसी से पूछ लीजिएगा हमारा दर्द। इस बार कुछ ऐसा कर दीजिए कि थोड़ी मदद हो जाए। आपकी सीमा।